चलिए शुरू करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। चैप्टर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। आपके सिलेबस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। हाईएस्ट वेटेज है इस चैप्टर का आपके एग्जाम। और इस चैप्टर के लिए आज तो कोई बात नहीं, अगली क्लास से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कैलकुलेटर। हर किसी के पास कैलकुलेटर होना ही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कैलकुलेटर को लेके, सर साइंटिफिक होगा तो क्या चल जाएगा? आंसर इज नो, नहीं चलेगा। आपके पास इसी तरीके से कॉमर्शियल कैलकुलेटर होने चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलेगा। इज दिस ओके? दूसरी चीज, दूसरी चीज साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, साइंटिफिक नहीं चलेगा। दूसरी चीज, कैलकुलेटर जो खरीदने चाहिए, सर हम कैसियो का ले लें, ब्रांडेड ले लें, आप लेना चाहें ले लें, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। कुछ शॉर्टकट कैसियो में नहीं लगते, तो नॉर्मल कैलकुलेटर लीजिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से जब कैलकुलेटर ऐसा लीजिए जो प्रचलन में हो, कि अगर ये खराब हो जाए एग्जाम के समय आप दूसरा कैलकुलेटर लेके जाएं तो चेंज ना हो जाए, जो कैलकुलेटर आप यूज करें वही कैलकुलेटर आप एग्जाम में लेके जाएं, क्योंकि स्पीड का बहुत बड़ा मैटर है आपके एग्जाम में, ठीक है। पता चले नया कैलकुलेटर होगा फिर हमारी वो इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही है उसमें, तो उससे दिक्कत होगी। और साथ ही साथ में जब कैलकुलेटर खरीदें तो ऐसा खरीदें जिसमें जीटी का बटन हो। किसका बटन हो? जीटी। लिख लीजिए, जीटी बटन होना चाहिए। जीटी बटन होना चाहिए। एम प्लस, एम माइनस और एमआरसी, ये वाले बटन होने चाहिए। ये बटन आपके कैलकुलेटर में होने चाहिए, बस इतने बटन चाहिए, इससे एक्स्ट्रा वाले नहीं चाहिए, मतलब साइंटिफिक वाला नहीं चाहिए, उसमें बहुत सारे बटन होते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल कैलकुलेटर यूज करना है, जीटी बटन होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास जब भी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, बिना कैलकुलेटर के कोई भी नहीं एंटर करेगा। कैलकुलेटर हर किसी के पास होना चाहिए। 100-150 रुपए का कैलकुलेटर आ जाता है, कोई बहुत भारी भरकम रकम का नहीं। कहीं भी मिल जाता है, कहीं से भी आप ले लो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। इज दिस ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। सर पढ़ना क्या है यहाँ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में इसका पुराना नाम था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पुराने सिलेबस में इसका नाम क्या था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। केवल नाम ही चेंज हुआ है इसमें, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, इवन क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी सारे वैसे ही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, इस बात को हमें समझना है। अब बस मैं इतनी सी बात कह दे रहा हूं कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमें पढ़ना क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है। मतलब क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये टाइम है 0 ईयर, टुडे, इसे हम आज कहते हैं, टुडे। और ये है आपका कोई फ्यूचर, से एंड ऑफ 5th ईयर। कोई भी हो सकता है, एंड ऑफ 1st ईयर, एंड ऑफ 2nd ईयर, कोई भी फ्यूचर है, आज नहीं है, फ्यूचर है। मैं अगर आपको ऑप्शन देता हूं, चलो मैं इसको कह रहा हूं एंड ऑफ 1st ईयर, एंड ऑफ 1st ईयर, एंड ऑफ 1st ईयर। मैं आज आपको ऑप्शन देता हूं, आपको मुझसे 1000 रुपए लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 1000। आप मुझसे कहते हो सर कब दोगे? कहो कब दोगे, बोलो कब दोगे सर? मैंने कहा बेटा दो ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूं, एक ऑप्शन आज ले लो, आज ले लो टुडे, और एक ऑप्शन
आप एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे हो, बताओ कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? नहीं मैं करूं, मैं तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे ही दूंगा, तब बताओ। तो आज आपको लगेगा नहीं सर ये हमारा रुपए आज आपको देना है, तो आज दीजिए, 1 साल बाद अगर आप देने की बात कर रहे हो ना, तो हम फिर ये 1,000 रुपए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कुछ ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस 1,000 रुपए की आज जो वैल्यू 1,000 है ना, 1 साल बाद ये वैल्यू 1,000 नहीं रह जाएगी। सर ऐसे कैसे नहीं रह जाएगी, 1,000 का नोट तो 1,000 ही रहेगा, अब तो वैसे बंद ही हो गया। बट मान के चलो 500-500 के दो नोट है, 1,000 है तो 1,000 की वैल्यू 1,000 ही रहेगी, नहीं होगा ऐसा। आज आपके पास 1,000 रुपए है, अब समझिए मेरी बात को, आज आपके पास 1,000 रुपए है, कोई एक प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, मान लीजिए प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, 1,000 रुपए का है, आपको लग रहा है मोबाइल फोन है या कोई आपके शौक की चीज है, आपको लग रहा है यार ये बहुत पसंद है मुझे, इसको मैं खरीद लूं, आपके पास 1,000 रुपए भी है, आप फिर मन मार जाते हो, बोले चलो 1 साल तक बाद में खरीदेंगे, अभी देखते हैं, अभी रुक जाओ। 1 साल बाद आपने इंतजार किया, 1,000 रुपए आपने अपने पॉकेट में ही रखे, 1 साल बाद ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 1,100 रुपए का हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन आपका 1,000 रुपए 1,000 ही रहा। मतलब कहीं ना कहीं समय गुजरने से मनी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इवन आपको क्या लगा कि आपका 1,000 रुपए 1,000 ही रहा, बट वास्तव में अगर गौर से देखा जाए तो आपके 1,000 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यस और नो? मतलब मैं आपको अगर ऑप्शन सेकंड दे रहा हूं कि 1 ईयर के एंड पे आप कितना लोगे, तो आप कहोगे सर 1,000 रुपए अगर आप दो प्लस साथ में इंटरेस्ट दो, क्या दो, इंटरेस्ट दो, तो शायद तो शायद हम ये आपका 1,000 रुपए 1 साल बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो आप, ये जो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जा रही है ना, परचेजिंग पावर उसकी कम हो जा रही है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, इसको काउंटर करने के लिए, क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए आपने मुझसे इंटरेस्ट ले लिया, तो इसका मतलब ये हो गया आज का 1,000 रुपए, आज का टुडे, ये बराबर है 1,000 प्लस इंटरेस्ट, किसके, फ्यूचर के। हाँ या ना? तो मतलब मैं कहूं आज का 1,000 रुपए 1 साल बाद कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये कहीं ना कहीं, और वो बढ़ेगा किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। तो आज इस चैप्टर में हमें पूरा खेल जो समझना है, वो किसका खेल समझना है, इंटरेस्ट का खेल समझना है, किसका समझना है, इंटरेस्ट का खेल। और इंटरेस्ट का खेल को ही हम यहां पर कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या फिर हम कहते हैं, बोलो बेटा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि फाइनेंस वाले व्यक्ति को कोई साइन थीटा कॉस थीटा ये सब नहीं लगाना, उसका जो भी खेल है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे खेल है, क्योंकि आप लोग फंड को मैनेज कर रहे हो, आपको फंड की इंपॉर्टेंस समझनी, इंटरेस्ट को आपको अच्छे से समझना है। क्योंकि आपको डिग्री नहीं निकालनी है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है कि ब्रिज कितने डिग्री बनेगा कितने डिग्री पे नहीं बनेगा, कुछ नहीं, आपको तो पैसे मैनेज करना, और पैसे के साथ एक ही खेल है, और वो किस चीज का, इंटरेस्ट का। वो इंटरेस्ट का खेल आपको समझना है, वो इंटरेस्ट का खेल समझाने के लिए चैप्टर आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आज जो 100 रुपए है उसकी वैल्यू कल 100 रुपए नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इनको बराबर करना है तो बीच के कुछ पीरियड का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये जो इंटरेस्ट निकल के आया यहां पे, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो तरह का होता है। हमारे पास इंटरेस्ट कितने तरह के हैं, दो। कौन कौन से, एक है सिंपल इंटरेस्ट, क्या कहा किसी ने, कुछ और कहा था, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुद्दा है सिंपल इंटरेस्ट सर क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट आखिरकार
क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं केस 1 ले रहा हूं और केस 2 ले रहा हूं। केस 1 में मैं कहता हूं 4 साल का डेटा, यहां पर राघव राघव है, मान लीजिए राघव मुझसे कहते हैं सर मेरे 100 रुपए जमा कर दो आप और मुझे इंटरेस्ट देना। मैंने कहा ठीक है राघव, मैं आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट दूंगा और 10% पर एनम का इंटरेस्ट दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। और राघव के दोस्त हैं, क्या नाम है आपका बेटा? अंशु। ये भी आते हैं सर, हमारे भी सर 100 रुपए ले लो। मैंने कहा आपको अंशु 100 रुपीज आप दे रहे हो, इस पे मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सेम है, जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सेम है, इंटरेस्ट का रेट सेम है, टाइम पीरियड सेम है। और जब समय गुजरेगा तो देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? 0 ईयर पे प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो बताइए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? अगर मैं यहां फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट बात करूं, यहां पर इंटरेस्ट I1 इंटरेस्ट होगा 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। I2 इंटरेस्ट कितना होगा? 10 रुपीज। I3 इंटरेस्ट कितना होगा? और I4 फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? कहने का मतलब हो गया, जब इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का नेचर सिंपल इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना था? 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का नेचर है कि हर बार का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल। और कंपाउंड इंटरेस्ट का नेचर क्या होता है कि जब आप I1 निकालोगे, क्या निकालोगे? जब आप I1 निकालोगे, यहां पर I1 निकालोगे, तो I1 तो आपका निकाला जाएगा प्रिंसिपल प्लस 10%, दैट इज। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए, जो आपका प्रिंसिपल होगा ना, अब वो प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं रहेगा। ये जो इंटरेस्ट I1 आपका निकला हुआ है, ये प्रिंसिपल का पार्ट बन जाएगा। तो अब कहानी क्या हो जाएगी? आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 110 रुपए। अब आपको इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा? 110 रुपए पे। तो आपका I2 कितना आ गया? I2 आ गया 11। बोलो बेटा। फिर थर्ड ईयर पे जो प्रिंसिपल होगा ना, P3, इसे मैं P1 मान ले रहा हूं, इसे P2 मान ले रहा हूं, P3 जो होगा वो क्या होगा? 110 तो था पहले से, P2 प्लस 11 हमने और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 121। और अब इस पे I3 अगर निकाला जाएगा तो 121 का 10%, दैट इज 12.1। और फोर्थ ईयर की कहानी क्या होगी कि P4 कितना हो जाएगा? 121 प्लस 12.1, तो कितना हो गया? 130, 33.1। तो I4 कितना हो गया? 13.31। तो मुझे बता सकते हो क्या कि राघव का टोटल अमाउंट कितना हो गया? राघव का टोटल अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 10 इंटू 4। मैं ऐसे कहूं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल था 100 रुपए, इंटरेस्ट है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज 140। तो राघव ने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया? टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया? और अगर मैं यहां पर अमाउंट पूछूं इनके केस में, तो अमाउंट हो जाएगा 133 प्लस 133.1, 133.1 ये प्रिंसिपल था, प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें तो 13.31। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 141। ये इंटरेस्ट आ गया, ये अमाउंट आ गया। देखो सेम पैसा लगा हुआ था, इन्होंने 140 कमाया,
सेम पैसे पे इन्होंने कितना कमाया, 146.41। ये जो ज्यादा पैसा कमाया है ये इस वजह से, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जो इंटरेस्ट हम अर्न कर चुके हैं उस पार्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। वैसे हमें वर्किंग इस तरह से नहीं करनी, सारी चीजों के लिए फॉर्मूले हैं, बट मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि वो फॉर्मूले किस तरीके से काम करते हैं, वर्किंग आखिरकार होती कैसे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो क्या है बेसिक डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल का इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम। क्यों सेम रहता है, क्योंकि हर साल का प्रिंसिपल भी सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, हर साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट पिछले प्रिंसिपल से क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और हर बार का प्रिंसिपल आपका क्या होता रहेगा, चेंज। अगर सारे अदर एस्पेक्ट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें इंटरेस्ट कम मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहां आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, यहां आपने इंटरेस्ट कमाया है 46.41। आई होप ये दो तरीके की अप्रोच है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्हीं अप्रोच को हमें यहां पर इस चैप्टर में डिस्कस करना। इज दिस ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, और आज के लिए जो हम कॉन्सेप्ट आज का जो पार्ट रखेंगे बस इतना ही रखेंगे, फिर बाकी की कहानी हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दो चीजें आप नोट कर लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। चाहो तो आप एक काम करो, एक फोटो क्लिक कर लो, आराम से घर में नोट करिएगा, ठीक है। क्या करना है, एक वो फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दो, और या नोट करना है नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए।